नमस्कार, स्वागत है आपका। लगातार आप संतोष मिश्रा को बेबाक मुद्दों पर सुनते रहे हैं, उनकी राय, और आप उसकी सराहना भी करते हैं, आपके कमेंट्स बताते हैं। और आप में से ही एक जो दर्शक हैं, उन्होंने कहा कि आप संतोष मिश्रा से नहीं पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी, जो कि विपक्ष के नेता हैं, वो लगातार वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि अगर मोदी जी ने वोट चोरी नहीं की होती तो आज उनकी सरकार नहीं होती। संतोष मिश्रा जी, स्वागत है एक बार फिर से, और दर्शक आपसे बहुत कुछ जानना चाहते हैं। नमस्कार, और दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए, जो राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी का कहानी बता रहे हो, मैं थोड़ा उस पर और ठीक ढंग से बता दूं कि मान लीजिए मैं वोटर हूं किसी उत्तर प्रदेश का, किसी विधानसभा में। अब मैं वोटर दिल्ली का भी हूँ, तो कई बार क्या होता था, उस समय लोग दो दो जगह वोटिंग करते थे। अब वो जब वेरीफाई हो रहे, वोटर वेरीफाई हो रहा, मान लो वोट कट भी गया, किसी कारणवश वोट कट गया है कोई, उसकी लेके जैसे बिहार का चुनाव आने वाला है, तो बिहार की वोटर लिस्ट तैयार हो रही है। वोटर लिस्ट तैयार होने से पहले जब चुनाव आयोग अपने बीएलओ को आपके घर पे जाएगा, तो आपको लिस्ट दिखाता है कितने वोट कटे कितने नहीं कटे, उसमें आपको अपने आप दिख जाएगा। और वोट कट भी गया है तो आप अपने कागज़ दीजिए, उससे सारे वोट जुड़ जाएगा। वो तो वोट डालने से पहले की प्रक्रिया होती है हर राज्य में। कई बार आदमी वो राज्य छोड़ देता है और दूसरे राज्य में चला जाता है, उसका भी वोटर बन ही जाता है। तो इसके जो वोट चोरी वाली कहानी बता रहे, मैं इससे मान नहीं सकता इसे, थोड़ा जो है। और अभी बिहार चुनाव है, कितना वोट चोरी का डिसीजन वो बता रहे, उनकी पार्टी का चुनाव मुझे लगता है सारी सीटों पर लड़े तो फिर ज़्यादा पता चलेगा। लेकिन संतोष जी, सरकार तो बैकफुट पे है, संसद चल नहीं पाई, और आप सुन रहे हैं कि संसद का सत्र जो है बढ़ाया भी जा रहा है। तो क्या आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं जो है वो राहुल गांधी हमलावर हुए हैं सरकार पे? नहीं, देखिए ऐसा है, सरकार पे कोई भी पार्टी हो विपक्ष की, मुझे जो लगता है लोकतंत्र में सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों ही तरफ से प्रश्न या उत्तर का जवाब होना चाहिए। जनता देखती भी है या हम लोग भी देखते ही हैं, क्योंकि लेकिन जो मुझे लगता है कि संसद चलने भी देनी चाहिए, क्योंकि चाहे कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की, संसद चलने भी देनी चाहिए। उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो प्रश्न आप लोग लेकर जाते हैं संसद में, वो कहीं ना कहीं जनता से जुड़े होते हैं। इसलिए राहुल गांधी जो संसद चलने पर, खैर वो बोल भी रहे हैं, लेकिन उसका बोलने का ज़्यादा कोई असर हो नहीं रहा। संसद में प्रश्न ही सही नहीं उठा पा रहे। मुझे उनके प्रश्न उठाने पर ही बिल्कुल सही नहीं लग रहा कि किस मुद्दे को कहाँ वो जोड़ना चाह रहे हैं और किस विषय पर जोड़ना चाह रहे हैं। मान लो 2029 लोकसभा की तैयारी कांग्रेस कर रही है और अभी से कर रही है, तो वोटर वेरीफाई हो रहा है तो होने देना चाहिए। वोटर वेरिफिकेशन का एक प्रोसीजर होता है जो चुनाव आयोग करता है, उसमें कोई भी पार्टी का हस्तक्षेप होना ही नहीं चाहिए, जैसे वोट डालने को लेकर। लेकिन ये तो चलिए, ये तो चुनावी जो सर्वेक्षण है, जो वोटर लिस्ट का, वो अपनी जगह पर है। राहुल गांधी तो ये कहते हैं कि अपनी मर्जी से जो है वो वोटर जोड़ दिए गए, अपनी मर्जी से फॉर्म 6 जो है वो लगा लगा के जो है वोटर बनाए गए, और अगर 25 सीटों की चोरी नहीं हुई होती तो सरकार में कांग्रेस बैठी होती। देखिए ऐसा है, जो 25 सीटों की बात कर रहे हो, जब चुनाव आयोग कहीं भी चुनाव होता है, बिहार में चुनाव है, अब बिहार में किसी विधानसभा में 1 लाख वोटर रहेगा मान लीजिए, तो 1 लाख वोटरों का जब अभी चुनाव में जो अपना चुनाव वेरिफिकेशन चालू हो गया, वहाँ लिस्ट उन्होंने लगभग मुझे लगता है चुनाव आयोग ने डाल दी है। जिनके वोट कटे होंगे वो लोग जुड़वाएंगे भी, उससे पहले एक वेरीफाई लिस्ट भी आई जाएगी चुनाव से एक डेढ़ महीने पहले। तो मुझे लगता है जब उनके पास भी लिस्ट आई होगी विपक्ष की बात, कितने लोग जोड़ेंगे। जब उन्होंने क्यों नहीं बोला भाई, 25 सीटों का डाटा इकट्ठा किया उन्होंने, चुनाव आयोग की वेबसाइट पर सारा डाटा होता है, कितनी विधानसभा में मेल हैं, कितनी फीमेल हैं, कितने लोगों ने वोटिंग की, कितने नहीं डाले वोट, ये सारी चीज़ें चलती ही हैं। तो इसके ऊपर बात उसी टाइम करनी चाहिए। मुझे लगता है ये एक राजनीति से प्रेरित व्यंग है। और लेकिन राहुल गांधी तो ये भी कह रहे हैं, वो तो सीधे सीधे चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि एक ही कमरे में 143 जो है वो लोग हैं, और वो कह रहे हैं कि बचेगा कोई नहीं। देखिए ऐसा है, जिस जगह की बात कर रहे हैं वो बेंगलोर का हैगा विषय, और एक ही मकान में 80 वोटर पाए गए हैं। और बेंगलोर में आप ये कहिए कर्नाटक में किसी सरकार है, तो इसके हिसाब से तो उनकी सरकार बचनी नहीं चाहिए, वो पहले इस्तीफा दिलवाएं फिर।
लेकिन नहीं आप थोड़ा सा जो है ना, मुझे लगता है राहुल गांधी के जो अभी वर्तमान में है उनका जो कद है उसे कम करके आंक रहे हैं। आपको लगता नहीं है कि तूफान ये निकला है सरकार बदलने को, और शायद कहीं ना कहीं लग रहा है अब जाकर कि सरकार के लिए थोड़ी डामाडोल वाली घड़ी है? देखिए, अभी सरकार को बने 1 ही साल हुआ है, 1 सवा साल। मुझे जो लगता है राहुल गांधी अभी भी ठीक से मुद्दे नहीं उठा पा रहे हैं जो है, और जो जनता के बेसिक मुद्दे हैं वो पहुंचा ही नहीं पा रहे, और जो प्रश्न उठा भी रहे हैं उसका कोई जनता से लेना देना नहीं है। जो मान लीजिए कहीं भी वोटर होता है, आप वोट डालने के लिए किसी को प्रेरित करते हैं लोकतंत्र में, आप किसी से ज़बरदस्ती वोट डलवा नहीं सकते। सीधी सी बात ये भी है, किसी भी पार्टी का हो। मान लीजिए कहीं 100 वोटर हैं और सरकार से खिलाफ है, वोट नहीं डालते हो आप, तो उनकी चीज़ें सरकार जाती है मानने के लिए। कई अभी मैं लोकसभा टाइम में ही, खैर वो कांग्रेस का क्षेत्र है, फिर वो बोलें कि इस पर बोल रहे हैं, तो बोलना ठीक नहीं होगा, क्षेत्र का नाम बताना। वहाँ पूरे गांव ने ही वोट नहीं डाला, क्योंकि उनके गांव में जो सड़क बनानी थी सांसद ने बनाई नहीं। भले उस सांसद का टिकट कांग्रेस ने भी काट दिया, लेकिन 5 साल तक कांग्रेस भी नहीं बात की ना उस पर। अच्छा, उत्तर प्रदेश और बिहार से होकर जो है वो सत्ता का रास्ता जो है पहुंचता है। राहुल गांधी ये 2 जगह नहीं जा रहे, बाकी सब जगह घूम रहे हैं, क्या कारण है? क्योंकि यहाँ वोटर ही नहीं है जो उनका, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सरकार बीजेपी की है, बिहार में भी सरकार आप एक प्रकार से गठबंधन बीजेपी की है। तो मुझे जो लगता है 2 राज्य जो ये बहुत ही पावरफुल राज्य कह सकते हो आप, देश की पूरी राजनीति बदलने के लिए जाने जाते हैं, और प्रधानमंत्री का जो रास्ता है इसी राज्य से जाता है, उत्तर प्रदेश से ही। तो मुझे लगता है ये इस पर भी उनको विचार करना चाहिए, क्योंकि उनका वोटर ही नहीं, तो वहाँ क्या बात करेंगे वो, सीधा सीधा वोटर वहाँ पर बीजेपी का है। और पिछला जो लोकसभा चुनाव था वो इंडिया वर्सेस जो है वो एनडीए था, और तो क्या आपको लगता है कि अभी जो राहुल गांधी की मुहिम है उसमें जो इंडिया के जो घटक दल थे वो सारे एक हैं? नहीं, उसमें कई घटक दल जी बाहर हो गए, वो अपना अलग अलग लड़ रहे हैं। उसका सबसे बड़ा तो आप ये भी कह सकते हैं, दिल्ली वो पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ मिलकर लड़ी थी, दिल्ली में अलग अलग लड़े। फिर दिल्ली में विधानसभा से चुनाव हुआ लोकसभा के बाद, और हरियाणा में हुआ, आम आदमी पार्टी हरियाणा में अलग ही लड़ी, पता ही आपको, और दिल्ली में भी किसी से छुपा नहीं, बिल्कुल अलग ही रही लड़े। तो मुझे लगता है जो इंडिया गठबंधन की ईंटें थी उसमें कहीं ना कहीं ईंटें हटती जा रही हैं, मकान ढह सकता है कभी भी वो। अच्छा, एक तरफ राहुल गांधी हमलावर हो गए हैं, उधर जो है वो विपक्ष ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के जो है वो इस्तीफे को भी राजनीतिक रंग दिया, और इधर जो है वो ट्रंप की लगातार जो टैरिफ वाली जो प्रणाली है उसको लेकर भी हो रहा है। तो आपको लगता है कि विपक्ष के लिए इस समय जो है दोनों हाथों में लड्डू और सर कढ़ाई में है? देखिए, ऐसा है, ये बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है आपने। ये जो विषय विपक्ष ने पहली बात तो उठाया नहीं है, दबे आवाज़ों से उठाया है, वो अभी जो वोटर के ही मुद्दे पर घूम रहे हैं। जो उपराष्ट्रपति का इस्तीफा है, देखिए मान लीजिए आप और हम किसी पद पर बैठे हैं और हमारा शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो जाहिर सी बात है उस चीज़ों को छोड़ देनी चाहिए। मेरा मान लीजिए मैं राजनीति नहीं करनी आती मुझे, या मैं नहीं लिख सकता हूँ, तो कुछ टाइम के लिए मुझे उन चीज़ों से भी छोड़ना पड़ता है अपने आप को शांत करने के लिए, कि चलो भाई नहीं करते हैं। तो मुझे जो लगता है राहुल गांधी जी को विपक्षी वो नेता है, तो इस बारे में धनखड़ जी का वो चाहे तो वो ये भी कह सकते हैं जी मेडिकल करा लेना चाहिए था। विपक्ष को लगता है कि भाई शरीर भी बुजुर्ग हो ही जाता है कहीं ना कहीं, और मुझे लगता है वो स्वास्थ्य कारण उन्होंने जो इस्तीफा दिया है वो एक सराहनीय काम है, कि सबसे पहले शरीर, क्योंकि शरीर ठीक है तो आप लोगों की जवाब सही से दे पाओगे, और समय देना पड़ता है देश में कुछ काम के लिए, देशभक्ति के लिए भी। और उनको लगा होगा कि मेरा शरीर ठीक नहीं है, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। धनखड़ जी के मैं इस्तीफे का भी स्वागत करता हूँ। चलिए, आप तो खैर सत्ता पक्ष को जो है हमेशा ऊपर ही रखते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा नहीं लग रहा है कि जो है वो संसद भी सहमी हुई है, सत्ता पक्ष सहमा हुआ है, और जो है विपक्ष इतना हमलावर है कि इतना मजबूत विपक्ष जो है सालों बाद जो है मिला है, तो कुछ ना कुछ निकलेगा, क्योंकि संसदीय लोकतंत्र में जो विपक्ष की भूमिका होती है वो पहली बार दिख रही है। सरकार बार बार बैकफुट पे जा रही है। नहीं, कोई सरकार बैकफुट पे नहीं जा रही है। डिपेंड करता है कि आप जो क्वेश्चन पूछे वो सही पूछे, और उसका जवाब सुनने के लिए भी संसद में रुकना पड़ता है। ये नहीं कि बाहर मीडिया के सामने आप बोल दिए कि हम ये प्रश्न पूछने वाले हैं। उस प्रश्न का जवाब सुनने की ताकत और हिम्मत
दोनों संसद में ही रखनी पड़ेगी, आपको रुकना पड़ेगा और सुनना पड़ेगा जवाब। आप प्रश्न तो पूछ के भाग जाओ, फिर क्या फ़ायदा उसका? या प्रश्न आप किसी और चैनल से भी भेज दो, कोई उसका फ़ायदा तो है नहीं। आपको वहाँ जाना पड़ेगा, सवालों का आप प्रश्न किसी से कर रहे हैं, मान लो हम लोग पेपर देने जाते हैं या आप देने जा रहे, तो आप प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे ना, उसका चिंतन करेंगे, उसके बाद ही तो लिखेंगे। नहीं, उसका उत्तर भी गलत आ सकता है, कई बार रिजल्ट गलत हो जाता है, और वो सुनना नहीं चाह रहे, वो जवाब वो चाह रहे जो उनके मन को पसंद आए। चलिए चलते चलते आज का लास्ट सवाल, राहुल गांधी की ये मुहिम सरकार के लिए कितना बड़ा खतरा है? ये देखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो मुहिम है, लोकतंत्र में बात रखने का अपना सबको अधिकार है, और इसका क्या फ़र्क पड़ेगा? बिहार इलेक्शन सामने है, सभी सीटों पे अगर कांग्रेस चुनाव लड़ती है तो अपने आप जनता बता देगी। गठबंधन में लड़ते हैं तो उसका एक, फिर वो कहेंगे कि हम तो गठबंधन में थे। अगर बिहार चुनाव से ही पता चल जाएगा कितना उनकी चीज़ों का दबदबा रहता है भारतीय राजनीति में। तो दर्शकों, आपने फिर एक जो है वो ज्वलंत मुद्दे पे संतोष मिश्रा को सुना। आप इनको लगातार सुनना चाहते हैं तो चैनल को अभी के अभी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में जो बेल आइकन है ना, उसे प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और इस चैनल को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। नमस्कार दर्शकों को।